गुड मॉर्निंग। चलिए देखिए, आज हम स्टार्ट करेंगे कूलाम का नियम। आज हम पढ़ने वाले हैं कूलाम का नियम। कूलाम का नियम कूलाम के नियम को कूलाम ने अपने ही नाम पर रखा, ठीक है। क्योंकि जिस प्रकार न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया, जैसे कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, किन्हीं दो द्रव्यमानों के बीच लगने वाला आकर्षण बल दोनों द्रव्यमानों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमणपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमणपाती। तो इसी नियम को लेकर कूलाम ने अपना नियम बनाया। जैसे अगर हम सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम की अगर हम बात करें, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम की अगर हम बात करें तो कैसे है, F प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 बटे में r स्क्वायर ना। इसी को आगे करें तो F बराबर G m1 इंटू m2 बटा r स्क्वायर। इस नियम को आप देखिए तो अगर हम दो अलग अलग ढंगों में अगर इसको लिखे तो F प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 और F प्रोपोर्शनल टू 1 बटा r स्क्वायर दिख रहा है। इस नियम से यही समझ में आता है कि लगने वाला जो बल का मान है वो द्रव्यमानों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती है ना। और यहाँ पर देखें कि लगने वाला जो बल का मान है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमणपाती है ना। यानी कि दूरी अगर हम बढ़ाएंगे तो बल का मान घटेगा, दूरी को अगर हम कम करेंगे तो बल का मान बढ़ेगा ना। और यहाँ पर देखेंगे कि अगर द्रव्यमानों की गुणनफल के अनुक्रमणपाती है, मतलब जो भी द्रव्यमान होगा उसका गुणनफल हम करेंगे तो लगने वाला बल का मान क्या होगा, बढ़ेगा ना। अगर हम द्रव्यमान को अधिक लेंगे तो लगने वाला बल भी क्या होगा, अधिक होगा। तो ये देखिए जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम है ना, जो न्यूटन का जो यह नियम है, इस नियम पर अगर हम देखें तो यहाँ पर आकर्षण बल का केवल अनुभव होता है ना, केवल आकर्षण बल लगता है। लेकिन कूलाम के नियम में ऐसा नहीं है। कूलाम का नियम द्रव्यमानों पर नहीं, आवेशों पर निर्भर करता है ना। कूलाम का जो नियम है वो द्रव्यमानों पर नहीं, आवेशों पर। कूलाम ने न्यूटन के नियम को देखकर अपने नियम को बनाया। कूलाम ने न्यूटन के नियम को देखकर अपने नियम को बताया ना। तो कूलाम ने क्या किया था, समझिएगा, इस बात को थोड़ा सा डिटेल में देखना होगा आपको, क्योंकि ये थ्योरी आपकी डेरिवेशन पहला है ना आपके चैप्टर का। चलिए देखिए, तो कूलाम ने इनके नियम को देखा और अपने नियम को क्या किया, प्रयोग करना शुरू कर दिए। क्या किए, कूलाम ने लिया जैसे Q1 एक आवेश लिया और Q2 आवेश लिया, दोनों आवेशों को क्या किया, कुछ दूरी पर रखा और रखने के बाद क्या किया, बल का मान का कैलकुलेट किया ना। यानी कि लगने वाला बल के मान को देखा उन्होंने तो समझ में आया कि यह प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 था ना। उसके बाद दूरी को भी आगे पीछे किया। जब दूरी को भी यानी कि आवेश को यानी कि आगे पीछे किया तो दूरी पर भी निर्भर कर रहा था, यानी कि यह प्रोपोर्शनल टू 1 बाई r स्क्वायर। मतलब उन्होंने क्या देखा, जब प्रयोग किया न्यूटन ने कूलाम ने जब प्रयोग किया तो उन्होंने देखा कि आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमणपाती यहाँ पर भी आ रहा था और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमणपाती यहाँ पर भी आ रहा था, समझेगा। और ये जो नियम था ना, ये बिंदु आवेश, स्थिर बिंदु आवेशों के लिए मान्य था ना। यानी कि बिंदु आवेश के लिए मतलब ये क्या है, नई चीज। तो बिंदु आवेश का मतलब यह है कि आवेश की जो साइज होगी, आवेश की जो साइज होगी वह साइज दूरी की तुलना में क्या होना चाहिए ना, दूरी की तुलना में बहुत छोटा होना चाहिए। अगर इतने बड़े बड़े आवेश ले लिए, एक आवेश यहाँ पर है, दूसरा आवेश 2 किलोमीटर पर है ना, तो अब उस स्थिति में देखा जाए तो दूरी की तुलना में आवेश का जो साइज है वो क्या है, छोटा है, बिंदु के आकार का है ना। बिंदु का मतलब यहाँ पर यही है, बिंदु का आकार का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल छोटा ही। बिंदु का मतलब यहाँ पर यह है कि दूरी की तुलना में, डिस्टेंस की तुलना में आवेश की जो साइज होनी चाहिए वो छोटी होनी चाहिए। दूरी की तुलना में आवेश की जो साइज होनी चाहिए वो छोटी होनी चाहिए। अगर दूरी की तुलना में आवेश की साइज छोटी है ना तो वो बिंदु आवेश कहलाएगा ना, तब वह बिंदु आवेश कहलाएगा। बात समझ में। तो यहाँ पर देख सकते हैं यह प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 ना, यह प्रोपोर्शनल टू 1 बटा r स्क्वायर।
यानी कि अगर दोनों को मिलाए तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 बटा आर स्क्वायर, यही कूलाम का नियम है ना, यही कूलाम का नियम है। तो कूलाम का नियम क्या है देखते हैं। दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यही कूलाम का नियम है। चलिए डिफिनीशन हम यहाँ पर लिख देते हैं। है दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के, दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये कूलाम का नियम है। ठीक है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, मतलब यहाँ पर आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल दोनों बल होंगे, इसलिए क्योंकि आवेश दो प्रकार का होता है। न्यूटन के नियम में द्रव्यमान एक ही प्रकार का होता है ना, इसलिए वहां पर बल एक ही लगता है ना। यहाँ पर आवेश दो प्रकार के होते हैं, आपको बता दिया गया है ना, पीछे आप वीडियो में देख सकते हैं। आवेश एक ही दो प्रकार का होता है, इसलिए बल भी दो प्रकार का लगता है। द्रव्यमान एक ही प्रकार का होता है, इसलिए बल केवल आकर्षण होता है ना। तो यहाँ पर आवेश दो प्रकार के हैं, इसलिए बल भी दो प्रकार, या तो आकर्षण होगा या तो प्रतिकर्षण होगा। सेम चार्जेस होंगे प्रतिकर्षण, विपरीत होंगे आकर्षण ना। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कूलाम के नियम के अनुसार अगर हम देखें तो कूलाम के अनुसार अगर हम देखें तो क्या आ जाएगा बताओ। F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 ना, समीकरण नंबर 1 F प्रोपोर्शनल टू 1/r² ना, क्योंकि दोनों चीजें कही गई हैं ना। लगने वाला बल आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, आवेश की मात्रा Q1 इंटू Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती देख सकते हैं। तो समीकरण 1 2 से अगर हम बात करें, समीकरण 1 व 2 से अगर हम बात करें तो हो जाएगा F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 बटा r², समानुपातिक चिन्ह हटाओ ना, समानुपातिक चिन्ह हटाएंगे K Q1 इंटू Q2 बटा r² ना। बाई एक्सपेरिमेंट यानी कि प्रयोगों द्वारा K का मान 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बटा r², यही है कूलाम का नियम। ठीक है, यही कूलाम का नियम है। और बाई एक्सपेरिमेंट 1/4πε0 का जो मान आया है वो 9 × 10⁻9 आया है। क्या है, 9 × 10⁻9 आया है। तो हम कह सकते हैं F बराबर 9 × 10⁻9 Q1 इंटू Q2 बटा r² ना। तो ये रहा कूलाम का नियम। ठीक है, इस कूलाम के नियम को हम ध्यान देना, इन कूलाम का ये जो नियम है, इस नियम को केवल स्थिर बिंदु आवेशों के लिए ही सत्य है। ठीक है, स्थिर बिंदु आवेशों के लिए ही कूलाम का नियम क्या है, सत्य है। ठीक है, तो किसके लिए सत्य है, स्थिर बिंदु आवेशों के लिए कूलाम का नियम हमारा क्या होगा, सत्य होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, अगर अब यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट क्या है, ध्यान देना, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो एप्सिलॉन नॉट ये है निर्वात की विद्युतशीलता है। क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है, याद रखना। ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये निर्वात की विद्युतशीलता है, समझेगा। तो यहाँ पर विद्युतशीलता का मतलब क्या होता है, ध्यान देना। तो विद्युतशीलता का मतलब यह है आवेशों के मध्य का जो माध्यम है ना, आवेशों के मध्य का जो माध्यम होगा। ध्यान देना, एक आवेश मैंने यहाँ रखा है, एक आवेश यहाँ रखा है, दोनों की दूरी क्या है, r है। इनके बीच जो लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल होगा ना, यह बल इन दोनों आवेशों के बीच का जो मीडियम है, जो माध्यम है, उस पर निर्भर करेगा। अगर माध्यम वायु है ना, अगर माध्यम यहाँ पर वायु है ना, तब लगने वाला बल के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर माध्यम वायु यानी कि निर्वात है, अगर माध्यम कुछ और रख दिया गया, अगर कोई परावैद्युत माध्यम रख दिया, तो वह माध्यम क्या करेगा,
वह माध्यम क्या करेगा, उन आवेशों का क्या करेगा, प्रभाव को घटा देगा, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट मैंने बताया, एप्सिलॉन नॉट क्या, निर्वात की विद्युतशीलता है ना। तो विद्युतशीलता का मतलब यही है कि अगर आवेशों के बीच अगर कोई माध्यम है तो वह माध्यम क्या करेगा, आवेश को प्रभाव को क्या करेगा, अवरुद्ध उत्पन्न करेगा ना। वह माध्यम क्या करेगा, आवेश के प्रभाव को क्या करेगा, रोकेगा। इनके प्रभाव को बढ़ने से क्या करेगा, इनके प्रभाव को पूरी तरह से बढ़ने से क्या करेगा, रोकने का प्रयास करता है। तो जिस प्रकार का माध्यम होगा उस प्रकार का क्या होगा, वो प्रभाव दर्शाएगा। अगर माध्यम निर्वात है तो प्रभाव को वह बहुत ही कम प्रभाव डालेगा। अगर माध्यम मोम हो गया, अगर माध्यम तेल हो गया, अगर माध्यम कुछ और हो गया ना, तो जिस प्रकार का माध्यम होगा, जिस प्रकार का परावैद्युत पदार्थ होगा, उस प्रकार वो प्रभाव को क्या करेगा, घटाएगा बढ़ाएगा। बात समझना है, उस प्रकार वो प्रभाव को क्या करेगा, घटाएगा बढ़ाएगा। तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट जो है ये निर्वात का माध्यम है ना, निर्वात का ये माध्यम है। और अगर ये निर्वात का माध्यम है तो ये प्रभाव बहुत कम रहेगा इसका ना, क्योंकि वायु वाला माध्यम का जो विद्युतशील होगा वो बहुत कम प्रभाव डालेगा। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 गुणे 10⁻12 ना। एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है याद रखना 8.85 गुणे 10⁻12। अभी इसको हम हल कराएंगे, ये मान कहाँ से आया, 8.85 गुणे 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर ना, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर ना। तो एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है 8.85 गुणे 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देख सकते हैं ये कूलाम का नियम रहा। अब आइए देखते हैं, अगर हम माध्यम चेंज कर देते हैं तो एप्सिलॉन नॉट भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि हर एक पदार्थ के लिए माध्यम अलग अलग होगा तो विद्युतशीलता भी अलग अलग होगी ना। हर एक माध्यम के लिए एप्सिलॉन नॉट का मान अलग अलग होगा तो विद्युतशीलता का मान भी क्या होगा, अलग अलग होगा। चलिए देखिए, अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कूलाम का नियम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ना, ये बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2 बटा आर स्क्वायर। ये निर्वात के लिए रहा ना। अब जैसे मान लो माध्यम अगर हम चेंज कर देते हैं ना, तो लगने वाला बल का मान भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। इसको हम F1 मान लेते हैं, इसको F2 मान लेते हैं। तो अगर हम देखा जाए तो माध्यम चेंज करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन हो जाएगा ना, अब आवेश वही रहेगा, दूरी वही रहेगा, तो Q1 × Q2 बटा आर स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण नंबर 2। तो ये हमारे निर्वात के लिए है, तो आप लिख देंगे F निर्वात बटा F माध्यम ना, F निर्वात बटा F माध्यम, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2 बटे आर स्क्वायर बटे में 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 × Q2 बटे में आर स्क्वायर। तो ये देखो ये सेम है, कट जाएगा, 1/4 पाई कट जाएगा, तो F निर्वात बटा F माध्यम ना, F निर्वात बटा F माध्यम बटे में एप्सिलॉन बटा में एप्सिलॉन नॉट ना, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे रहेगा ना, 75 किया गया, एप्सिलॉन बटे में एप्सिलॉन नॉट। तो ध्यान देना, तो F निर्वात बटा F माध्यम जो होगा ये परावैद्युत को दर्शाता है। F निर्वात बटा F माध्यम किसको दर्शाता है, परावैद्युत को। तो K बराबर एप्सिलॉन बटा में एप्सिलॉन नॉट ना, तो एप्सिलॉन नॉट का मान निकालेंगे, एप्सिलॉन नॉट इंटू K। अच्छा, F निर्वात बटा F माध्यम को आपेक्षिक वैद्युतशीलता भी बोलते हैं। क्या, आपेक्षिक वैद्युतशीलता ना, वैद्युतशीलता इसको बोलते हैं ना। इसको एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन आर भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन आर भी बोलते हैं ना। तो F निर्वात बटा F माध्यम बराबर है एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट ना। तो F निर्वात बटा F माध्यम को हम आपेक्षिक वैद्युतशीलता यानी कि एप्सिलॉन आर भी बोलते हैं। इसको हम कैसे भी लिखते हैं, तो एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू K हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू K हो जाएगा। बात समझ में। तो ये रहा हमारा क्या, जब हम
निर्वात में किन्हीं दो आवेशों को रख कर बल कैलकुलेट करेंगे और वही उन्हीं आवेशों को लेकर उतनी ही दूरी पर ना, उन्हीं आवेशों को लेकर उतनी ही दूरी पर जब हम माध्यम में देखेंगे तब हमारा मान क्या होगा, तब हमारा मान कितना आ जाएगा, यह बराबर 1/4 Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर। जब उन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो एप्सिलॉन अपान में एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या कहलाएगा, के, यानी कि एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू के आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहा। चलिए अब देखिए, अगर हम तुलना करें इन बलों की, अगर हम तुलना करें, इसको नोट करिए, अगर इन बलों को हम तुलना करें तब क्या आएगा, जैसे मान लीजिए अगर हम दो आवेशों को लेकर निर्वात में बल कैलकुलेट कर लिए और फिर उन्हीं आवेशों को लेकर हम किसी माध्यम में रख दिए, उन्हीं आवेशों को रखकर हमने किसी उतनी दूरी पर माध्यम में रख दिए, तब बल का मान क्या होगा, तब बल का मान बदल जाएगा। मान लो एफ के इक्वल टू 1/4 Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर ना, हमने कोई माध्यम रख दिया, के परावैद्युत का कोई माध्यम रख दिया ना, के परावैद्युत का हमने क्या कर दिया, कोई माध्यम रख दिया, तो 1/4 इंटू के Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर हो जाएगा ना। हमने कोई के परावैद्युत का माध्यम रख दिया, तब लगने वाला बल का मान ये हो जाएगा ना। या हमें पता है के का मान क्या है, या तो मुझे पता है कौन माध्यम, उनके बीच का जो माध्यम है उसमें हमने के परावैद्युत का कोई माध्यम रख दिया, तो उसका मान हमें पता है, तो के का मान पता है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसे भी निकाल सकते हैं डायरेक्टली। क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर लगने वाला बल का मान क्या है, एफ है ना, तो क्या हो जाएगा माध्यम में रखने पर, तो 1/4 Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर का मान क्या है, एफ है, तो एफ बटा क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा ना। यानी लगने वाला बल का मान पहले की तुलना में क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि जो परावैद्युत पदार्थ रखा जाता है वो माध्यम के प्रभाव को क्या करता है, यानी कि माध्यम कैसा है, आवेश का है ना, तो उनके बीच में परावैद्युत रख दिए, तब लगने वाला बल को मान क्या कर देगा, ये घटा देगा, लगने वाले बल के मान को क्या कर देगा, ये घटा देगा। ठीक है, चलिए ना, लगने वाले बल के मान को क्या कर देगा, घटा देगा ना, इतना कम करेगा जितना उसका मान होगा ना। तो हम निर्वात वाले बल को कैलकुलेट कर लेंगे, और कैलकुलेट करने के बाद जब हम उसी आवेश को ऐसे किसी परावैद्युत वाले माध्यम में रख देते हैं ना, जिसका मान मुझे पहले पता है ना, तो उसका मान अगर मुझे पता है तो निर्वात वाले बल को हम कैसे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो उस माध्यम का क्या आ जाएगा, बल आ जाएगा ना, उस माध्यम का क्या आ जाएगा, बल आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं इस पर। जैसे मान लीजिए दो आवेश हम ले लेते हैं ना, जैसे मान लो एक हम 3 माइक्रोकूलम का आवेश ले लिए, एक -2 माइक्रोकूलम का आवेश ले लिए, इनके बीच की दूरी क्या है, 3 मीटर की है, समझेगा। मैंने दो आवेश लिया ना, हम अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको कराएंगे, ध्यान देना। 3 माइक्रोकूलम का आवेश मैंने 2 माइक्रोकूलम का आवेश ले लिए, इन दोनों आवेशों को हमने 3 मीटर की दूरी पर रख दिया, तो कह रहा कि अब आप बताइए कि लगने वाले बल का मान क्या है ना, अब आप हमें बताइए कि लगने वाले बल का मान क्या है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एफ बराबर वही लगाएंगे 1/4 Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर। माध्यम हमारा क्या है, माध्यम हमारा यहाँ पर निर्वात है भी। ठीक है, चलिए, तो यह बराबर क्या है, 1/4 9 गुणे 10⁻9, Q1 का मान क्या है, 3 माइक्रोकूलम यानी 3 गुणे 10⁻6, और Q2 का मान 2 गुणे 10⁻6। यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर अगर हम सदिश राशि ज्ञात कर रहे हैं ना, तो जो आवेश का जो चिन्ह होगा वो हमेशा पॉजिटिव रखना है ना, हमेशा आपको पॉजिटिव रखना है। अगर आप सदिश राशियों की गणना कर रहे हैं तो आवेश के मान को हमेशा पॉजिटिव रखना है, निगेटिव नहीं रखना है, अगर आप सदिश राशियों का मान को कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, दूरी क्या है, दूरी 3 मीटर है, तो 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो यह बराबर 9 गुणे 10⁻9, 10⁻6, 10⁻6, 10⁻12 ना, तो 9 गुणे 10⁻9, 10⁻12, 3 दूनी 6, बट्टे में 3 त्रिक्का 9 से 9 कट गया। यहाँ पर देखिए तो आ गया यह बराबर 6 गुणे 10⁻3 न्यूटन। तो लगने वाला बल का मान क्या होगा, 6 गुणे 10⁻3 न्यूटन हो जाएगा। लगने वाला बल का मान क्या होगा, 6 गुणे 10⁻3 न्यूटन होगा।
चलिए देखिए, यहाँ लिखेंगे जैसे दो बिंदु आवेशों के मध्य, दो बिंदु आवेशों के मध्य मध्य 14.4 न्यूटन का बल कार्यरत है। 14.4 न्यूटन का बल कार्यरत है। क्या? अगर दो बिंदु आवेश हैं ना, उनके बीच 14.4 न्यूटन का बल कार्यरत है तथा उनके बीच की दूरी 1 मीटर है ना। उनके बीच की दूरी कितनी है? 1 मीटर है ना। तो एक यानी कि आवेशों के स्थानांतरण की गणना कीजिए। आवेशों के स्थानांतरण की गणना कीजिए। ठीक है, आवेशों के स्थानांतरण की गणना कीजिए। समझिएगा कि दो बिंदु आवेश है ना, उनके बीच लगने वाला जो बल है 14.4 न्यूटन का बल कार्यरत है ना, तथा उनके बीच की दूरी कितनी है? 1 मीटर है ना। आवेशों के स्थानांतरण की गणना कीजिए, यानी कि एक में से आवेश दूसरे में कितना स्थानांतरित हुआ। तो याद रखिएगा, एक में से आवेश दूसरे में जब स्थानांतरित होगा, समझिएगा ऐसे क्वेश्चनों को कैसे लगाते हैं, समझिएगा, ध्यान देना, बड़ा कंफ्यूजन करता है। देखिए, अगर दो बिंदु आवेश हैं, उनके बीच 14.4 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तथा उनके बीच की दूरी कितनी है? 1 मीटर है। आवेशों के स्थानांतरण की गणना कीजिए, मतलब एक में से आवेश दूसरे में कैसे स्थानांतरित हुआ ना। तो मान लो जैसे रगड़ कर दोनों आवेशों को 1 मीटर की दूरी पर रखा गया। अब जब रखा गया तो बल कितना कार्य कर रहा है? 14.4 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है ना। जब 14.4 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है ना, तो आवेश को जब रगड़ा गया था तो एक में से आवेश दूसरे में निकला होगा, तो जिसमें से निकला होगा दूसरे में क्या होगा? तो ऋणावेशित हो गया उतना, और जितना निकला होगा तो उतना धनावेशित हो जाएगा। मतलब क्यों? तो दोनों का सेम है। यहाँ पर क्लियर हो गया कि आवेश जो है दोनों पर सेम है। कैसे सेम है? जितना निकला उस पर उतना धनावेश, जिसमें गया उतना उसमें ऋणावेश ना। तो हमें आवेश तो क्लियर हो गया ना कि दोनों आवेश सेम रहने वाले हैं। कितना बल लग रहा है? 14.4 न्यूटन। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर 14.4 न्यूटन। F Q1 यानी कि Q सेम, Q2 यानी कि सेम। दूरी कितनी है? दूरी 1 मीटर है, यानी कि 1 का स्क्वायर ना। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या हो जाएगा? 9 × 10⁻9। इतना क्लियर है ना। यानी कि लिख सकते हैं 9 × 10⁻9 Q × Q यानी Q का स्क्वायर, R यानी 1 का स्क्वायर ना। चलिए, तो यहाँ आ जाएगा 14.4 बराबर 9 × 10⁻9 Q बराबर ये नहीं, दोनों पर सेम, तो n × e का स्क्वायर बट्टे में 1 का वर्ग। समझिएगा, 14.4 बराबर 9 × 10⁻9 n का स्क्वायर इंटू ई का मान 1.6 × 10⁻−19 का वर्ग बटे में 1 का स्क्वायर। 1.6 का वर्ग 2.56 10⁻−19 का वर्ग 10⁻38 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं 14.4 बराबर 9 × 10⁻9 n का स्क्वायर, 1.6 का वर्ग 2.56 10⁻−19 का वर्ग 10⁻38 ना। तो 1 का वर्ग हो जाएगा ना, 1 का वर्ग 1 ही, चलो लिख दो। ठीक है, चलिए अब देखो 10⁻9 और 10⁻38, 10⁻9 10⁻38 10⁻29 हो जाएगा ना, 10⁻29 हो जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पर हम चलिए 14.4 बराबर, इसको इससे हल करते हैं। 2.56 का यहाँ पर गुणा करेंगे 23.04 ना, 23.04। यहाँ पर देखेंगे n का स्क्वायर, और इसका यहाँ गुणा करेंगे, हल करेंगे 10 माइनस कितना आ जाएगा? 29 आ जाएगा ना। इसका गुणा नहीं करते हैं ना, इसका गुणा नहीं करते हैं। चलिए देखिए 9 × 10 यहाँ पर 9 × 2.56। चलिए देखिए 10⁻−29 है, 10⁻−29 को 75 करेंगे, यहाँ पर 9 है ना, यहाँ पर 75 करो। इसको हम 16 × 0.9 लिख दें, 16 9 144 ना, 14.4 हो जाएगा। समझिएगा, यहाँ पर इसको सरल करने के लिए 9 × 2.56 गुणे n का स्क्वायर गुणे 10⁻29। चलिए यहाँ पर देखो, अगर हम इसको कटाएं तो 10 बार में कट जाएगा। देखो ऐसे ना, 9 धामा
90, 10 आ गया ना, 9 10 में 90, 10 आ जाएगा, 0.9 है ना, तो यहाँ 10 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 10 घाते 2.5 है, यहाँ पर 10 घाते -29, तो देखिए 16 बराबर लिख देंगे 10 घाते -38 2.56 गुणे n का स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा 10 घाते -28। ठीक है, अब 16 से घटाओ, 16 16 m 256 होता है ना, यहाँ पर अगर 256 बनाए तो यहाँ पर पावर क्या होगा, 10 घाते -28 से 10 घाते -30 हो जाएगा। तो इसी कैलकुलेशन को हम आगे यहाँ पर लिखते हैं, 16 बराबर 256 ना गुणे n का स्क्वायर ना गुणे यहाँ पर 10 घाते -30 ना, कटा दो, यहाँ पर कटाएंगे तो 16 16 m 256। अब 10 घाते -30 को यहाँ ले आओ, 10 घाते +30 आ जाएगा 75 करने पर, तो 256 गुणे n का स्क्वायर 16 गया ना, हाँ 16 गुणे n का स्क्वायर। अब इसको लिख सकते हैं 10 घाते 15 का स्क्वायर बराबर n इंटू 4 का स्क्वायर ना, n इंटू 4 का स्क्वायर, समझेगा, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो 10 घाते 15, समझेगा, 10 घाते 15 बट्टे में क्या आ जाएगा, यहाँ पर 4 बराबर आ जाएगा n ना। अब यहाँ पर देखिए 10 गुणे 10 घाते 14 बट्टे में यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा बराबर n। अगर 10 को हम कटाएंगे 4 से ना, 10 को अगर हम 4 से कटाएंगे कितना आएगा था, 2.25 ना, 2.25, तो यहाँ जाएगा 2.25 ना, 2.25 आएगा, 2.5 आएगा, हाँ 2.5 आएगा ना, 2.5 गुणे 10 घाते 14 बराबर n का मान, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो कितनी इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्थानांतरित होगी, 2.5 गुणे 10 घाते 14, इतने इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरे वस्तु में क्या होगा, स्थानांतरित होगा ना। 14.4 न्यूटन का बल का कार्य कर रहा है तथा उनके बीच की दूरी 1 मीटर है, आवेशों के स्थानांतरण की गणना कीजिए। तो F का मान 14.4, यहाँ पर 9 गुणे 10 घाते 9, Q का मान दोनों में सेम रहेगा, जितना उसमें से निकलेगा उतना उसमें जाएगा, Q का मान दोनों में सेम रहेगा, Q का स्क्वायर 1 का वर्ग 1 हो गया। ठीक है, चलिए तो हमने क्या किया, यहाँ पर इसको हल किया, n का मान E का मान रखा, n का स्क्वायर 1.6 × 10⁻19 का वर्ग 1 का वर्ग 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 14.4, यहाँ पर हमने क्या किया 2.56 इसका वर्ग किया, 10 घाते -38 10 घाते -19 का वर्ग होगा, 10 घाते -38 10 घाते 9 हल होगा, 10 घाते -29 आ जाएगा, 9 गुणे 2.56 मैंने यहाँ पर रख दिया। फिर देखो इस 14.4 को मैंने ऐसे लिख दिया, 16 गुणे 0.9 ना, 0.9 गुणा करेंगे 14.4 आएगा, तो 16 गुणे 0.9 में रख दिया, तो 0.9 को अगर 9 से हम कटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, तो 10 गुणे 2.56 n का स्क्वायर 10 घाते -29, तो 10 और 10 घाते -29 10 घाते -28 हो जाएगा, तो 2.56 गुणे n स्क्वायर, फिर मैंने वही चालू कर दिया, तो n का मान कितना आ गया, 2.5 गुणे 10 घाते 14। ठीक है, चलिए देखिए कितना हो गया। अब चल कल हम इसी पर कुछ और क्वेश्चन करेंगे।